अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एटम्स हैं वो एक जैसे एलिमेंट के या मुख्तलिफ एलिमेंट के वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं, जिस स्टेबल पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल ही चाहे वो ऑर्गेनिक हैं चाहे इनऑर्गेनिक हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल असेंबल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। इन दोनों लेवल को हम इकट्ठा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चूंकि हम ऑर्गेनेलिज हमेशा आपको सेल के अंदर ही मिलेंगे, ऑर्गेनेलिज सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर पा रही होती। तो इसलिए अगर हमने ऑर्गेनेलिज को स्टडी करना है तो साथ सेल को भी स्टडी करना पड़ेगा, तो सेल और ऑर्गेनेलिज को इकट्ठे डिस्कस किया जाएगा। सो ये दो डिफरेंट लेवल हैं जिनको हम इकट्ठा डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर एक पूरे का पूरा सेल आपके सामने नजर आ रहा है। ये सेल किस चीज से मिलकर बना हुआ है? इस सेल के अंदर भी कोई बहुत सी स्ट्रक्चर मौजूद है। ये सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्या मौजूद है? ये न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है या सब ऑर्गेनेलिज स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, ये कुछ सेंट्रियोल नजर आ रहे होते हैं, ये कोई कप शेप एक ऑर्गेनेलिज होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ लाइसोसोम है। लाइसोसोम से मुझे समझ आई कि अच्छा ये कोई एनिमल सेल है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये सारे का सारा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये चैनल से कुछ रास्ते से नजर आ रहे हैं आपको। तो ये बाकी जो दागे नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन, यानी सेल का एक ढांचा है। इट्स मीन कि बहुत से ऑर्गेनेलिज ही ऑर्गेनाइज होकर सेल बनाएंगे। ये सारे ऑर्गेनेलिज ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रहे हैं? सेल। और सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं वो स्ट्रक्चर हैं लेकिन सेल के अंदर। तो कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होती है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सब वर्ड यूज होता है, सब किसी चीज के इनसाइड है। तो किस चीज के इनसाइड है? वो सेल के। तो सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हमेशा क्या होंगी? सब सेलुलर स्ट्रक्चर होंगी। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनेलिज को कि ऑर्गेनेलिज क्या है। ऑर्गेनेलिज को मैं एक बड़े प्रिसाइज वे से भी डिफाइन कर रहा होता हूं स्टूडेंट के साथ कि बेटा इसको हम ऑर्गेनेलिज वर्ड किस से निकला है? ऑर्गन से निकला है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ऑर्गन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज, सेल के ऑर्गन को क्या कहेंगे? ऑर्गेनेलिज। तो दीज आर द मिनिएचर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ सेल। सेल के छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं इनको ऑर्गेनेलिज कह रहे होते हैं, तो सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। चूंकि इनको ऑर्गन के मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? चूंकि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, इनके फंक्शन कंपेरेबल होंगे ऑर्गन से। सो इनकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने करनी है कि सबसे पहले आपने इनको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं इनकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, सो सेल का कोई भी फंक्शन है, अगर कोई एक सेल है फोटोसिंथेटिक सेल है जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो असल में वो सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? वो क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। अगर एक सेल क्या कर रहा है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो असल में उसमें रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, जो कि क्या है? ऑर्गेनेलिज है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर एक सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, वो सिक्रेशन कर रहा है, असल में उसमें सिक्रेशन कौन कर रही है? गोल्जी बॉडीज कर रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, तो जो कि क्या है? सेल के ऑर्गेनेलिज हैं। इट्स मीन कि जो फंक्शन ऑफ सेल है, सेल के जितने भी काम हैं, दीज आर अकम्प्लिश्ड, ये पाया तकमील को पाते हैं बाय स्पेशलाइज्ड, बड़ी मखसूस हैं अपने अपने फंक्शन के लिहाज से। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, तो ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, that are specialized to perform to complete function of cell, these structure are called organelles and these structure are comparable to organ of the body। ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी लाया हूं। जैसे लिवर का काम क्या होता है? लिवर का बहुत मशहूर काम है डिटॉक्सिफिकेशन, जहर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये लिवर क्या एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? हमारे बॉडी के अंदर
SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, यही डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम किसी भी ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गन के फंक्शन के साथ। इसी तरह से लीफ का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना, और असल में ये फोटोसिंथेसिस काम करता है क्लोरोप्लास्ट करता है। इट्स मीन के फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिज, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेलिज का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। तो दिस फंक्शन इज कंपेयरेबल टू ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा है, हमारे पास ऑर्गन है लीव, तो लीव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो अब हम ऑर्गेनेलिज को डिफाइन करते हैं, दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर या फंक्शन ऑफ सेल is accomplished by some subcellular structure that are actually comparable to organ of the body. These are called as organelles. So little organ of cell are called organelles. So next है formation. Organelles बनते कैसे हैं, तो they are formed by arrangement of micro and macro molecule. इससे previous level कौन सा था, मॉलिक्यूलर लेवल। इट्स मीन के मॉलिक्यूलर लेवल ही मिलकर नेक्स्ट लेवल बनाएगा ऑर्गेनेलिज लेवल। हर पिछला लेवल नेक्स्ट लेवल बना रहा है। सब एटॉमिक लेवल ने एटम बनाया था, एटम ने मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ने ऑर्गेनेलिज बनाया, ऑर्गेनेलिज नेक्स्ट क्या बनाएंगे, सेल। सो ऑर्गेनेलिज इज एक्चुअली एन असेंबलेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। फीचर क्या है ऑर्गेनेलिज के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनेलिज? डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, लेबर की तकसीम, मजदूरों की तकसीम। जैसे एक फैक्ट्री है जिसका काम है जूता बनाना। अब उस फैक्ट्री के अंदर सारे मजदूर तो नहीं बैठ के जूता बना रहे होते ना, असल में वो सारे वो काम कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक जूता बनाने से होता है। जैसे कोई चमड़े की कटिंग कर रहे होंगे, कोई क्या कर रहे होंगे, उस चमड़े को आगे क्या करेंगे, कलर कर रहे होंगे, कुछ उसका सोल बना रहे होंगे, कुछ अल्टीमेटली उसकी कवरिंग बना रहे होंगे, कुछ उसको सी रहे होंगे, कुछ उसको पैक कर रहे होंगे, कुछ उसको फिनिश कर रहे होंगे। तो हर लेबर का काम मुख्तलिफ है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि फैक्ट्री के अंदर से जूते बन के बेचे जाएं। तो इसी तरह से चूंकि सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज होते हैं, हर ऑर्गेनेलिज अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो किसके लिए, उस सेल के लिए, फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो each organelle is specialized to perform a specific function, and sum total of all organelles is actually the cell function of cell. Comparable to organ of the body, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनेलिज हमेशा ऑर्गन के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। सो यहां तक ऑर्गेनेलिज की डिटेल खत्म होती है। नेक्स्ट लेवल है सेल लेवल। सेल को हम डिफाइन करेंगे। सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लाइफ। सेल क्या है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज एक्चुअली सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल ही के से मिलकर बना हुआ है, और कोई भी किसी भी लाइफ का जो फंक्शन है वो एक्चुअली कौन कर रहा होता है, सेल ही कर रहा होता है। इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सेल। सेल कैसे बनते हैं, ये सारे जो ऑर्गेनेलिज आप देखते हैं ना, ये सारे ऑर्गेनेलिज ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रहे होते हैं, सेल बना रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, बेटा जब भी आपसे टाइप्स ऑफ सेल पूछी जाएगी ना, तो एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन। हम इन जनरल सेल को दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। कुछ होते हैं प्लांट सेल और कुछ होते हैं हमारे पास एनिमल सेल। तो जनरल क्लासिफिकेशन में सेल की दो टाइप्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इनका कंपैरिजन और चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे। नेक्स्ट है सेल की टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ये है सेल की टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो न्यूक्लियस की बेस पर कुछ सेल ऐसे थे, न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज होगा कैरी ऑन। न्यूक्लियस के लिए वर्ड क्या यूज होगा, कैरी ऑन। तो जो इस न्यूक्लियस के आने से पहले थे उनको कहेंगे प्रोकैरियोन सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस आ गया उन सेल को कहेंगे यूकैरियोन सेल या यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस के आने से पहले वाले सेल प्रोकैरियोटिक थे, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और जिनमें न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इनका डिटेल कंपैरिजन चैप्टर नंबर 4 के एंड पर मौजूद है, वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आता है, चाहे जो मर्जी सिलेबस हो, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आ रहा होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है
कि जो सेल हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनका कंपैरिजन पे सिलेबस में शामिल होता है, और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इसका कंपैरिजन आपको आना चाहिए। सो ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल की टाइप्स, जब भी आपसे पूछेगा कितनी है, 2 प्रोकैरियोटिक सेल, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। देखें प्रोकैरियोटिक सेल में जो वाहिद ऑर्गेनेल्स मौजूद है ना वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की लिमिटेड अमाउंट होती है और लिमिटेड टाइप्स हैं, सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दीज आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो यहां पर आप देखें प्रोकैरियोटिक में मैंने बैक्टीरिया की एग्जांपल दी हुई है, और यूकैरियोटिक सेल में किसकी एग्जांपल दी है, एक एनिमल सेल की एग्जांपल दी है। तो ये कुछ फीचर इनमें कॉमन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 फीचर ऐसे हैं, दीज आर कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं कि सेल के बेसिस पर, सेल की बुनियाद पर, ऑन बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप्स हैं। अब सेलुलर लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेलुलर लेवल एब्सेंट होता है वायरसेस में। वायरस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। आपको पता है चैप्टर नंबर 5 जब हम वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सेलुलर लेवल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और चूंकि वायरस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही कोई नहीं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास, कहां तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक, प्रोटीन है उनके पास, डीएनए है, आरएनए है। तो वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेवल होता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल शेयर करते हैं। तो वायरस और इंसान में जो कॉमन चीज है, या वायरस और बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो लेवल कॉमन है, वो मॉलिक्यूलर लेवल। आगे ऑर्गेनेलिस लेवल या सेल लेवल इनमें मौजूद नहीं होता, इसको सेलुलर लेवल कहते हैं। ऑर्गेनेलिस और सेल लेवल को सेलुलर लेवल कहते हैं, ऑर्गेनेलिस को सब सेलुलर लेवल और इसको सेलुलर लेवल कहेंगे। चूंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही वायरस में मिसिंग है, इसलिए हम इसको किसी भी किंगडम में डिस्कस नहीं करते। मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे से, एक बार इंटरव्यू ले रहा था किसी जॉब में, तो मेरे पास जो कैंडिडेट आया, तो जब मैंने उससे बात की कि जो हमारे पास वायरस हैं वो किस किंगडम में शामिल हैं, वो कहता है सर किंगडम प्रोकैरियोटा में। मैंने कहा क्यों? सर उनके पास ना ट्रू न्यूक्लियस होता है। मैं तो सर पर हाथ रख के बैठ गया, यार ये लेवल हो गया हमारी स्टडी का कि दोनों पॉइंट, एक तो वायरस किसी किंगडम में शामिल ही नहीं है, दीज आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी को इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है वायरस पर, और दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम जो होती है किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसको हम ऐड ही नहीं करते। चूंकि जो क्लासिफिकेशन का बेसिक जो बुनियादी पहली बेस है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो या कोई प्रोकैरियोट होगा चाहे यूकैरियोट होगा। तो पहली बात उसने गलत की कि किंगडम प्रोकैरियोटा में, और दूसरा जब रीजन पूछी कि क्यों, तो वो कहता है कि इनके पास न्यूक्लियस होता है। यार प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नहीं आओ, थोड़ा सा अपने नॉलेज को इंप्रूव करें और अपनी खामियों को कम करने की कोशिश करें। सो सेल के बेस पर अगर कोई सिंगल सेल ही क्या बन रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जैसे ये हम आपके सामने पैरामीशियम शो किया है, तो यूनी मीन सिंगल, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल लेवल ही बाज़ वक़्त क्या बन जाता है, सेल लेवल ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन बैक्टीरिया सेलुलर लेवल इज एक्चुअली ऑर्गेनिज्म लेवल, और वहां पर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलिस से बना हुआ है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा जब बहुत से सेल इकट्ठे रहे और हर सेल इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा हो, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वॉलवॉक्स कॉलोनी शो की हुई है। लेकिन जब बहुत से सेल, एक जैसे सेल इकट्ठे हो जाए और सारे मिलकर कोई एक स्पेशलाइज्ड काम करना शुरू कर देना, तो वो टिश्यू बन जाता है। इसलिए हम आगे मल्टी सेलुलर लेवल को डिस्कस करेंगे। आगे जितने भी मैं लेवल डिस्कस करूंगा टिश्यू लेवल, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट जो लेवल होगा वो कौन सा, टिश्यू लेवल। इसी तरह से नेक्स्ट ऑर्गन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, ये मिसिंग हो गए। चूंकि यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फर्क ये होता है कि अगर बहुत से सेल इकट्ठे रह रहे हो और हर सेल इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर बहुत से सेल इकट्ठे रह रहे हैं और मिलकर एक ही स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम मल्टी सेलुलर लेवल यानी टिश्यू कहेंगे। इसलिए टिश्यू की डेफिनेशन क्या करते हैं हम, ग्रुप ऑफ सिमिलर
cells that are organized to perform a specialized function, they form tissue. सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आप लोगों का मशकूर हूं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया और जो अपना कीमती वक्त निकाल कर नीचे कमेंट पास कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप दे रहे होते हैं। आप लोगों के तावन का शुक्रिया और म्यूचुअल लर्निंग है, मैं आपसे भी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। आप कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि जिसका मुझे पता ना हो, ताकि मैं उसको सर्च आउट करूँ और मेरे नॉलेज में इजाफा हो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी आपके अजीज़ो कारब हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से है, और चूँकि बायोलॉजी सबके लिए ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा जो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो बायो का स्टूडेंट है या नहीं है। इसलिए चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें। पॉजिटिव फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मोटिवेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।